नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग करंट अफेयर कंप्लीट कर रहे हैं साल भर का, और करंट अफेयर की सीरीज़ में हमने कई लेक्चर इसके पहले बना दिए हैं। इस लेक्चर में हम लोग ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने सही माना है, इसके पहले बताया था। ये डिस्कस करेंगे क्यों सही माना, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। और आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो वहाँ पर रिजर्वेशन की कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस अब लिख के आता होगा। जिनका होता है, जिनका नहीं होता है तो अलग की बात है। जनरल होता है, जनरल का अलग से माना जाता है, लेकिन इसमें लगभग सभी कवर हो जाते हैं। आइए देख लेते हैं क्यों माना गया है, खबरों में क्यों है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 103 संविधान संशोधन, ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए, स्टेट हो या यूपीएससी हो, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि संवैधानिकता को बरकरार रखा और भारत भर में सरकारी नौकरियों और कॉलेज में सवर्णों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण प्रदान करता है। फैसला क्या है? बहुमत का नज़रिया। 103वें संविधान संशोधन को संविधान की आधारभूत संरचना को भंग करने वाला नहीं कहा जा सकता। ठीक, ये कहा गया है कोर्ट के द्वारा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा समानता और संविधान के आधारभूत संरचना को उल्लंघन नहीं करता और मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता। यह आरक्षण पिछड़े वर्ग को शामिल करने के लिए राज्य द्वारा सकारात्मक कार्यवाही का एक माध्यम है। ठीक, उसके बाद ये कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान में सक्षम बनाकर आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। ठीक, आरक्षण न केवल सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सामाजिक मुख्यधारा में शामिल करने के लिए है, बल्कि वंचित वर्ग हेतु भी यह महत्वपूर्ण है। वंचित मतलब जो इनसे वंचित हैं, जिनको यह नहीं मिल पाया है। मंडल आयोग द्वारा निर्धारित 50% के अधिकतम सीमा के आधार पर ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान आधारभूत संरचना का खंडन नहीं, क्योंकि इसकी उच्चतम सीमा में लचीलापन है। कोई ये जरूरी नहीं कि वो फिक्स है तो फिक्स ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना। हाँ, मतलब कहने का वो लचीलापन रहने का मतलब यह है कि कम भी हो सकता है उससे और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, आगे कह रहा है वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% की सीमा का नियम लचीला था। इसके अलावा इसे केवल SC ST SE BC OBC समुदाय के लिए लागू किया गया था, ना कि सामान्य वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिनके लिए पहले से ही अनुच्छेद 15 का 4, 15 का 5, 16 का 4 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, समान या अनारक्षित श्रेणी से एक अलग श्रेणी में आ सकते हैं। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपके आर्टिकल दिए हैं ना, वो आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बन सकते नहीं हैं, आते ही हैं, ये कह लीजिए। लेकिन बस वही है कि चाहे कोई कितना भी बोल ले, सब करना सबको मन का ही होता है। जैसे मैंने बोला कि आप वीडियो को अच्छे से देखिए और कमेंट करके बताइए। बट कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं प्रीवियस में, किसी में 50 रिव्यू, किसी में 50 व्यू, किसी में 55 व्यू है। भैया आप व्यूज़ नहीं दोगे तो हम, सीधी बात है, पढ़ाएंगे कैसे? गलतियां भी बता सकते हो। मैंने बोला है कि आप ओपनली गलती बताओ, चीज़ों को है क्या। ठीक है, अभी मैं जितना तो मैं समर्थ है बहरहाल उतना तो अच्छा करा ही रहा हूँ। लेकिन जब आदमी, देखिए, आपको खाना मिलता है, सपोज दैट, तो खाना मिलता है तो आप बूस्ट रहते हो ना, तभी तो दिन भर काम कर पाते हो। खाना ना मिला हो, एक तरफ पेट में भूख लगी हो, दूसरी तरफ काम करने का प्रेशर हो, कैसे काम होगा बताइए? नहीं हो सकता ना। फिर होगा भी ना तो है लीपापोती, चल रहा है, सब होगा, हो गया, ठीक है। ये वाला है, आप सपोर्ट करते अच्छे से और हर चीज़ें कहते हैं ना उसी लेवल पे, तो वही लेवल को अब ऊपर करके पढ़ाया जाता। एक लेवल का अलग ऊपर होता। अब ये कहते कि ये लेवल नहीं है, क्या भैया लेवल है, लेकिन वो एनर्जी नहीं है। एनर्जी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, पढ़ाई के लेवल की तो बात वही है, पढ़ाऊँगा तो उसी लेवल पे। लेकिन जो समझाने का तरीका है ना, जो एनर्जी से समझाता है आदमी ना, वो फिर दिक्कत आती है उसमें। इसीलिए अभी भी टाइम है। बाकी बहुत ज़्यादा लेक्चर्स इसमें नहीं लगने हैं। मान के चलिए कि आप 10-15 लेक्चर्स में हो जाएगा, और ये इसका एक कंप्लीट एक वीडियो भी दे दिया जाएगा, उसे इसकी PDF भी दे दी जाएगी। ठीक है, बाकी ठीक है,
सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है, हमें जो करना है हम करेंगे। अल्पमत का नजरिया की बात करें तो आरक्षण को एक समान सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली तंत्र के रूप में डिजाइन किया गया था। आर्थिक मापदंड को शामिल करना और एससी, अनुसूचित जाति, एसटी, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग को इस श्रेणी से बाहर करना या मानना कि ये लाभ उन्हें पहले से प्राप्त है अन्याय होगा। जो अन्याय होगा मतलब कहने का दो पक्ष थे ना, 3-2 के मुकाबले फैसला आया है। 3 लोगों ने बोला है कि फैसला ईडब्ल्यूएस सही है और 2 लोगों ने बोला उसके खिलाफ में फैसला दिया था। तो वो जो 2 लोग इनके खिलाफ में थे ना, उसके अल्पमत का जो नजरिया था ये था, ठीक है। ये फैसला जो आया था वो 3-2 से आया था ना, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ईडब्ल्यूएस कोटे में एक समान अवसर देना एक पुनर्मूल्यांकन हो सकता है, और एससी, एसटी, ओबीसी का बहिष्कार समानता कोड के खिलाफ भेदभाव करता है, अतः आधारभूत संरचना का उल्लंघन यहाँ पर हो जाता है। इनका ये कहने का मतलब है कि जो ईडब्ल्यूएस है इसमें भी एससी, एसटी, ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए था। इसमें केवल सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़े वर्ग को जो है वो आरक्षण मिल रहा है, ये गलत है। यहाँ पे ये पॉइंट ये कह रहे हैं 50% से अधिकतम सीमा के उल्लंघन की अनुमति देना भविष्य में उल्लंघन के लिए एक कारक बन सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसका परिणाम खंडों में विभाजन हो सकता है। मतलब कहने का जिसका परिणाम ये होगा कि आगे चल के और कई खंडों में इसका विभाजन हो सकता है। सही बात है, इस बात की शंका को 100% सही माना जा सकता है। ये पॉइंट वाली बात उन्होंने बोली है। अल्पमत के जो जज रहे होंगे उन्होंने जो बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट बोला है कि भैया आप बेलचीलापन आप लेके आ गए हो, एक ही पक्ष हम देख नहीं सकते। आप अभी लचीलापन लाने की बात कर रहे हो कि ये लचीलापन है, उसमें इस बात की क्या गारंटी है कि आगे लचीलापन नहीं होगा। हो सकता है आने वाले टाइम में 100% जो है रिजर्वेशन हो जाए, सामान्य कहीं रही न जाए। समान भाई एक बात बताइए, अगर अभी तो 60% मामला वैसे भी रिजर्वेशन में चला गया है, 40% है, और उसके बाद इसमें से अगर एक आध दो और आगे 20% कर लीजिए तो 20% सामान्य के लिए, सबके लिए सीटें रिजर्व हो जाएंगी, काम खत्म होगा भी यही, कोई फायदा थोड़ी निकलेगा। अभी ईमानदारी से कहें तो सामान्य में 40% रिजर्वेशन है, इतना तो कह ही सकते हो आप, ठीक है, इतना कह ही सकते हो कि सामान्य में 40% रिजर्वेशन है भाई, ठीक है। आगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण 10% ईबीएस कोटा 103वें संविधान संशोधन नियम 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पेश किया गया था, और इस पे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। जब से ये बना है उसके बाद से हर बार एग्जाम में ये इतना विवादित रहा है ईडब्ल्यूएस कि हर बार आता ही है एग्जाम में, हर बार कहीं ना कहीं आपको मिलता ही रहेगा, चाहे उठा के पेपर देख लीजिए। तो इससे संविधान में अनुच्छेद 15(6) 16(6) को सम्मिलित किया गया, ठीक। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और नौकरियों में आर्थिक आरक्षण के लिए लाया गया है, ठीक। यह एससी और एसटी तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जो होते हैं आपके के लिए 50% आरक्षण नीति द्वारा कवर नहीं किए गए गरीबों के कल्याण को बढ़ावा देने हेतु तो अधिनियमित किया गया है। मतलब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण को शामिल नहीं किया गया है, ठीक। या केंद्र और राज्य दोनों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। आगे महत्व क्या है, असमानता को संबोधित करता है। 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक और तथा आय असमानता के मुद्दे को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिक के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को उनके वित्तीय असक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थान एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। आर्थिक हम कहें अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर देख लें यूपीएससी में, तो जब से ये लागू हुआ पहली बार जो कट ऑफ आई थी वो 77 क्वेश्चन आई थी। कितनी आई थी? 77 क्वेश्चन जर्नल के मुकाबले, जो जनरल की कटा बनती है उसके मुकाबले यहाँ पे 77 थी। लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आया था। 15 से 20 नंबर का डिफरेंस रहा होगा। दूसरी बार भी बहुत कम रही, कम से कम 10 नंबर का डिफरेंस आया 21 में। 22 में भी कम से कम 10-12 नंबर का डिफरेंस इसमें है, और मेंस में कम से कम 35 से 40 नंबर का डिफरेंस हर एग्ज़ाम में अभी भी क्रिएट होता है ईडब्ल्यूएस में। ये मत सोचिएगा कि ईडब्ल्यूएस में फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन यूपी पीसीएस के प्रीलिम में जब आप दे रहे होंगे
तब यहाँ वहाँ फ़ायदा नहीं होगा आपका। 2021 में 115 नंबर जनरल कट ऑफ गई, 117 नंबर इसकी कट ऑफ चली गई। बताओ क्या ही फायदा। 117 नंबर आपको लाने हैं, मतलब समझ रहे हैं, सीधा सीधा आप ये समझिए कि 87 क्वेश्चन शुद्ध में आप सही करके आएंगे कट पिट के, तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन 115 क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया पता है? 115 क्वेश्चन का मतलब ये हो गया कि लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का डिफरेंस वही मान लीजिए WS से आ गया भाई। 1.33 का एक क्वेश्चन वो होता है आपका, क्या नाम है, क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर का डिफरेंस था DWS जर्नल में, 2 नंबर का था, तो 2 क्वेश्चन तो सीधा सीधा मान के ही चलिए। अभी ये थोड़ी पॉइंट में निकालने बैठेंगे। 2 क्वेश्चन मान लीजिए, तो 85 जनरल की कट ऑफ गई थी, तो 87 जो है वो EWS की गई थी। तो यूपी में फ़ायदा नहीं है। आर्थिक पिछड़ों को समानता की बात करते हैं, मान्यता की बात करते हैं, तो पिछड़े वर्गों के अलावा बहुत से लोग या वर्ग हैं जो भूख और गरीबी की परिस्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। ठीक, जात या आधारित भेदभाव में इससे कमी आएगी, ये कह रहे हैं कि इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण को ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंधित रहा है और उच्च जाति को इन लोगों है दृश्य देखते हैं। ठीक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है आइए देख लेते हैं। ठीक, खबरों में क्यों है, पिछली बार भी था, अब की भी है। गृह मंत्रालय ने हाल ही में पूरे देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर डेटाबेस को अपडेट करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। ठीक, यह जन्म, मृत्यु, प्रवास के कारण होने वाली परिवर्तन को दर्ज करने और अथवा जानकारी को सामयिक बनाने के लिए है, जिसके लिए प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के जनसांख्यिकी और अन्य विवरण एकत्रित किए जाने हैं। NPR एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों की सूची है। तो शब्द पे गौर करिए। NPR के लिए सामान्य निवासी वह है जो कम से कम पिछले 6 महीने से स्थानीय क्षेत्र में रहता है और अगले 6 महीने के लिए और किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है, और इसका उद्देश्य देश में रहने वाले लोगों की पहचान संबंधी एक विस्तृत डेटाबेस बनाना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि यह जनगणना के हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान घर घर गणना के माध्यम से तैयार किया जाता है। NPR पहली बार की बात करें तो 2010 में तैयार किया गया था और फिर वर्ष 2015 में इसको अपडेट किया गया है। कानून की आधार पर अगर हम बात करें तो NPR नागरिकता अधिनियम 1955 अगर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें है, और नागरिकता का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना नियम 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है, और भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR पंजीकरण करना अनिवार्य है। ठीक है, अरे कराना अनिवार्य है, करना या करवाना अनिवार्य है, ये मत सोचिएगा कि नहीं है। महत्व क्या है, यह विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा। उदाहरण के लिए विभिन्न सरकारी दस्तावेज में किसी व्यक्ति को अलग अलग जन्मतिथि पाए जाने पर एक आम बात है, NPR में ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे बहुत सी बातें आई कि एक ही व्यक्ति 2 जगह नौकरी कर रहा है, जब से आधार कार्ड बना तो फंस गए बहुत सारे लोग। ठीक, यह सरकार को अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से तैयार करने में मदद करेगा और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा। यह हमारी सरकारी लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद करेगा और कागजी कार्रवाई और आधार की ही तरह लाल फीताशाही को भी कम करेगा। एक पहचान पत्र वन आइडेंटिटी कार्ड के विचार को लागू करने में मदद करेगा, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा जारी किया गया है। वन आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम एक पहचान पत्र की बात कर रहे हैं, कार्ड आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बैंकिंग कार्ड, पासपोर्ट आदि के डुप्लीकेट और छेड़छाड़ किए गए दस्तावेज को बदलने का प्रयास करता है, वो सब रोक जाएगा इससे। ठीक है, NPR और NRC में डिफरेंस क्या है जान लीजिए। NPR और NRC क्या है। नागरिकता नियम 2003, पता नहीं क्यों आज मेरे वर्ड मुंह से कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें निकल जा रही है जिसे नहीं निकलनी चाहिए। अब वो लिखा 2003 है लेकिन 2013 निकल गया मुँह से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि 2-3 बार ऐसा हो चुका है। ठीक है, तो
प्रयास करेंगे कि ना हो बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों हो रहा है बार बार। तो नागरिकता नियम 2003 के अनुसार एनपीआर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के संकलन की दिशा में पहला कदम है। निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिए एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी को शुरू किया जा सकता है। हालांकि एनआरसी के विपरीत एनपीआर की बात करें, एनपीआर नागरिकता की गणना संबंधित नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है। एनपीआर जो है वो नागरिकता गणना संबंधित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी क्षेत्र में 6 महीने से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी को भी शामिल किया जा सकता है। इसीलिए मैंने पहली लाइन हाईलाइट की थी यहाँ पर ऊपर, हमने इसीलिए पहली लाइन को हाईलाइट किया था। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की बात करें, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी क्या होता है? प्रत्येक गांव के संबंध में तैयार किया गया एक रजिस्टर्ड होता है, जिसमें घरों या जोतों को क्रमानुसार दिखाया जाता है और इसमें प्रत्येक घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या व नाम का विवरण शामिल होता है। यह रजिस्टर पहली बार भारतवर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया और हाल ही में इसे अपडेट भी किया गया है। इसे अभी तक केवल असम में ही अपडेट किया गया है, यही मैं बोलने वाला था। सबसे पहले अभी तक अपडेशन इसका असम में हुआ है और सरकार इसे राष्ट्रीय स्तर पर अभी अपडेट करने की योजना बना रही है। आगे क्या है? एनपीआर बनाम जनगणना क्या है? जनगणना के दौरान जनगणना कर्मियों द्वारा लोगों से उनका नाम, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, धर्म, मातृभाषा, साक्षरता आदि मूलभूत प्रश्न 2011 के जनगणना में 29 प्रश्न की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। स्टेट में 29 प्रश्न शामिल थे, पूछे जाते थे। दूसरी ओर एनपीआर में बुनियादी जनसांख्यिकी डेटा और बायोमेट्रिक विवरण एकत्र किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा, एनपीआर में बुनियादी जनसांख्यिकी और बायोमेट्रिक विवरण एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ठीक, कानूनी आधार की बात करें तो जनगणना कानूनी रूप से जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा समर्थित है। एनपीआर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बनाए गए नियमों के एक समूह में उल्लेखित तंत्र हैं। ठीक, नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें, नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता प्राप्त करने में संबंधित विभिन्न प्राविधान शामिल है। इसमें जन्म, वंश पंजीकरण, देशीकरण, भारत में बाह्य क्षेत्र शामिल होने के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने से संबंधित प्रावधान है। इसके अलावा यह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों के पंजीकरण और उनके अधिकारों को विनियमित करता है। ओसीआई भारत आने के क्रम में बहुप्रवेश, बहुउद्देशीय आजीवन वीजा और कुछ अन्य लाभों को पाने का हकदार होता है। आगे सीएए 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए पेश किया गया था। यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 गैर दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को उनसे पहले भारत में प्रवेश किया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि यह 6 समुदायों के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत किसी भी आपराधिक मामले में छोड़ देता है। दोनों अधिनियम अवैध रूप से देश में प्रवेश करने और समाप्त वीजा और परमिट अवधि के बाद यहाँ रहने के लिए निर्दिष्ट करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि सीए वर्तमान में भारत में लागू है। मैं आपको बताऊं कि एक वीडियो देख रहा था कोई, मैं उसमें कोई एक पत्रकार हैं, वो कोई रेनी लगाने वाले व्यक्ति थे, उनका जो है इंटरव्यू कर रहे थे। ठीक है, इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू किस प्रकार का, इस मतलब कि बोल रहे थे कहाँ से आए हो आप, तो पूछे तो वो सीए के अंतर्गत भारत में आए हुए हैं, 2 साल हुए। तो बस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।